दे फड़कने की इजाजत सयाद, शबे अव्वल है गिरफ्तारी की शबे अव्वल का हाल तो आप सुन चुके। हाय वो बेबसी मरते दम तक ना भूलूंगी, मुझे खुद हैरत है कि मैं क्यों कर जिंदा बची। क्या सख्त जान थी कि दम ना निकला। दिलावर खां दुनिया में तो खैर अपनी सजा को पहुंचा, मगर क्या इससे मेरे दिल को तस्कीन हुई। मोए की बोटियां काट काट के चील कौवों को खिलाती तो भी मुझे आह ना आती। यकीन है कि कब्र में तुझ पर सुबह शाम जहन्नम के कुंदे पड़ते होंगे, और क़यामत के दिन खुदा चाहे तो इससे बदतर दर्जा होगा। हाय मेरे माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा, कैसे तेरी जान को कलपते होंगे। बस मिर्जा साहिब इतनी आज कही, बाकी कल कहूंगी। अब मेरा दिल है कि उमड़ा चला आता है, जी चाहता है खूब चीखें मार मार के रोऊं। आप मेरी आवारगी की सरगुज़श्त सुन के क्या कीजिएगा, बेहतर है कि यहीं तक रहने दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ काश दिलावर खां मुझको मार ही डालता तो अच्छा था, मुट्ठी भर खाक से मेरी आबरू ढक जाती, मेरे माँ बाप की इज्जत को धब्बा ना लगता, ये दीन और दुनिया की रूस्याही तो ना होती। हाँ, मैंने अपनी माँ को एक बार फिर देखा था। कब उसको देखा था इसको एक जमाना हुआ, अब खुदा जाने जीती हैं या मर गईं। सुना है छोटे भाई के एक लड़का है, माशाअल्लाह 14-15 बरस का, 2 लड़कियां हैं। मेरा बेख्तियार जी चाहता है कि इन सबको देखूं, कुछ ऐसा दूर भी नहीं। मोए 1 रुपए में तो आदमी फैजाबाद पहुंच सकता है, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। उस जमाने में जब रेल ना थी, फैजाबाद से लखनऊ 4 दिन का रास्ता था, मगर दिलावर खां इस खौफ से कि कहीं मेरा बाप पीछा ना करे, ना मालूम किन बेड़ा रास्तों से लाया, कोई 8 दिन में लखनऊ पहुंची। मुझे निगोड़ी को क्या खबर थी कि लखनऊ कहाँ है, मगर दिलावर खां और पीर बख्श की बातों से मैं इतना समझ गई थी कि ये लोग मुझे वहीं लिए जाते हैं। लखनऊ का मैं नाम घर में सुना करती थी, क्योंकि मेरे नाना यहीं किसी महल की ड्योढ़ी पर सिपाहियों में नौकर थे। घर में उनका जिक्र होता ही रहता था। एक मरतबा वो फैजाबाद भी गए थे, मेरे लिए बहुत सी मिठाई और खिलौने ले गए थे। मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती थी। लखनऊ में घूमती उस पार करीम की ससुराल में मुझे लाकर उतारा। छोटा सा मकान, करीम की सास मुई मुर्देशोनी सी मालूम होती थी, मुझे घर में ले गई, एक कोठरी में बंद कर दिया। सुबह होते लखनऊ पहुंची थी, दोपहर तक बंद रही, फिर कोठरी का दरवाजा खुला। एक जवान सी औरत, करीम की जोरू, 3 चपातियां और एक मिट्टी के प्याले में चमचा भर माश की दाल और बदनी पानी की मेरे आगे रखकर चली गई। मुझे इस वक्त वो भी नेमत हो गई। 8 दिन हो गए थे, घर का पका खाना नसीब ना हुआ था। रास्ते में चने और सत्तुओं के सिवा कुछ ना मिला था। कोई आधी बदनी भर पानी पी गई, इसके बाद जमीन पर पांव फैलाकर सो रही। खुदा जाने कितनी देर सोई, क्योंकि उस अंधेरी कोठरी में दिन रात की तमीज ना हो सकती थी। इस दरमियान में कई मरतबा आंख खुली, चारों तरफ अंधेरा, कोई आस न पास। फिर ओढ़नी से मुंह ढांप के पड़ रही, फिर नींद आ गई। तीसरी चौथी मरतबा जो आंख खुली तो फिर नींद ना आई, बड़ी जागती रही। इतने में करीम की सास डाइन की शक्ल बकती बड़बड़ाती अंदर आई। मैं उठ बैठी। लौंडिया कितना सोती है, रात को चीखते चीखते गला पड़ गया, झंझोड़ झंझोड़ के उठाया, सांस ही न ली। मैं तो समझी सांप सूंघ गया। ए लो, वो तो फिर उठ बैठी। मैं चुपके सुना की। जब खूब बक चुकी तो पूछने लगी, प्याला कहाँ है? मैंने उठा दिया। वो बाहर लेकर निकली। कोठरी का दरवाजा बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद करीम की जोरू आई। इसी कोठरी में एक खिड़की लगी थी, उसे खोल दिया, मुझको बाहर निकाला। एक टूटा सा खंडर पड़ा था, यहाँ आके आसमान देखना नसीब हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर इसी काल कोठरी में बंद कर दी गई। आज अरहर की दाल और जवार का दलिया खाने को मिला। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन एक और लड़की मुझसे सन में 2-1 बरस बड़ी इसी कोठरी में लाके बंद की गई। करीम खुदा जाने कहाँ से फिसला के ले आया था। बेचारी कैसी चेको पेको रोती थी। मुझको उसका आना गनीमत हो गया। जब वो रोध हो चुकी तो चुपके चुपके बातें हुआ की। किसी बनिए की लड़की थी, रामदेई नाम था। सीतापुर के पास कोई गांव था, वहां की रहने वाली थी। अंधेरे में तो उसकी शक्ल दिखाई ना दी। हस्बे मामूल दूसरे दिन खिड़की खोली गई तो उसने मुझको देखा, मैंने उससे देखा। गोरी गोरी थी, बहुत खूबसूरत नाक नक्शा, डेल जरा छलेरा था। चौथे दिन इस काल कोठरी से उसकी रिहाई हुई। मैं वहीं रही। फिर तन्हाई नसीब हुई। दोपहर दिन अकेली वहीं रही। तीसरे दिन रात के वक्त दिलावर खां और पीर बख्श ने आके मुझे निकाला, अपने साथ लेके चले। चांदनी रात थी। पहले एक मैदान, फिर एक बाजार में से होकर गुजरी।
फिर एक पुल पर आए, दरिया लहरें मार रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, मैं कांपी जा रही थी। और थोड़ी दूर के बाद एक बाजार फिर मिला, जिससे निकलकर एक तंग गली में दूर तक चलना पड़ा। पांव थक गए। इसके बाद एक और बाजार आए, यहाँ बड़ी भीड़ थी, रास्ता मुश्किल से मिलता था। अब एक मकान के दरवाजे पर पहुंची। मिर्जा रुस्वा साहिब, आप समझे ये कौन सा बाजार था? ये वो बाजार था जहाँ मेरी इज्जत फरोशी की दुकान थी, यानी चौक। और ये वो मकान था जहाँ से जिल्लत, इज्जत, बदनामी, नेकनामी, सर्दरोई, सुरखरोई, जो कुछ दुनिया में मिलना था मिला। यानी खानम जान के मकान का दरवाजा खुला हुआ था। थोड़ी दूर पर जीना था। जीना पर से चढ़कर ऊपर गई। मकान के सहन में से होकर सदर दलान के दाहिनी तरफ एक दलाने वसी में खानम जान के पास गई। खानम को आपने देखा होगा, उस जमाने में उनका सन करीब 50 बरस के था। क्या शानदार बुढ़िया थी। रंग तो सांवला था, मगर ऐसी भारी भरकम जामा जेब औरत देखी न सुनी। बालों के आगे लटें बिल्कुल सफेद थी, उनके चेहरे पर भली मालूम होती थी। मलमल का दुपट्टा कैसा बारीक चुना हुआ कि शायद वायद ओदे, मशरू का पाजामा, बड़े बड़े पांचे, हाथों में मोटे मोटे सोने के कड़े कलाइयों में फंसे हुए, कानों में सादी दो अंतियां लाख लाख बनाओ देती थी। बिस्मिल्लाह की रंगत, नाक नक्शा हूबहू उन्हीं का सा था, मगर वो नमक कहाँ। उस दिन की सूरत खानम की मुझे आज तक याद है। पलंगड़ी से लगी हुई कालीन पर बैठी हैं, कंवल रोशन है, बड़ा सा नक्शी पायदान आगे खुला हुआ रखा है, पेचवान पी रही हैं। सामने एक सांवली सी लड़की बिस्मिल्लाह जान नाच रही है। हमारे जाने के बाद नाच मौकूफ हुआ। सब लोग कमरे में चले गए। मामला तो पहले ही तय हो चुका था। खानम जान, यही छोकरी है? दिलावर, जी हाँ। मुझे पास बुलाया, चमकार के बिठाया, माथा उठा के सूरत देखी और बोली, अच्छा फिर जो हमने कह दिया है वो मौजूद है। और दूसरी छोकरी क्या हुई? पीर बख्श, उसका तो मामला हो गया। खानम, कितने में? पीर बख्श, 200 पर। खानम, अच्छा खैर, कहाँ हुआ? पीर बख्श, एक बेगम ने अपने साहिबजादे के वास्ते मोल लिया है। खानम, सूरत शक्ल अच्छी है, इस कदर हम भी दे निकलते, मगर तुमने जल्दी की। पीर बख्श, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत समझाया, मेरे साले ने ना माना। दिलावर खां, सूरत तो इसकी अच्छी है, आगे आपकी पसंद। खानम, खैर आदमी का बच्चा है। दिलावर खां, अच्छा जो कुछ है आपके सामने हाजिर है। खानम, अच्छा तुम्हारी ही जिद से ही। ये कहकर हुसैनी को आवाज दी। हुसैनी गुदगुदी सी सांवली और धेड़ औरत सामने आ खड़ी हुई। खानम, हुसैनी, हुसैनी, खानम साहब। खानम, संदूकचा लाओ। हुसैनी गई, संदूकचा ले आई। खानम साहब ने संदूकचा खोला, बहुत से रुपए दिलावर खान के सामने रख दिए। बाद मालूम हुआ कि 125 रुपए दिए थे। उसमें से कुछ रुपए पीर बख्श ने गिन के अपने रुमाल में बांधे, सुनाया कि 50 रुपए, बाकी दिलावर खान मुर्दे ने अपने डब में रखे। दोनों सलाम करके रुखसत हुए। अब कमरे में खानम साहब हैं और बुआ हुसैनी और मैं हूँ। खानम साहब हुसैनी से, हुसैनी, ये छोकरी इतने दामों में कुछ महंगी तो नहीं मालूम होती? हुसैनी, महंगी? मैं कहती हूँ सस्ती। खानम, सस्ती भी नहीं है, खैर होगा। सूरत तो भोली भाली है, खुदा जाने किसकी लड़की है। हाय माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा, खुदा जाने कहाँ से मोए पकड़ लाते हैं, जरा भी खौफे खुदा नहीं। बुआ हुसैनी, हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, अजाब सवाब इन्हीं मोहों की गर्दन पर होता है, हमसे क्या, आखिर यहाँ ना बिकती कहीं और बिकती। हुसैनी, खानम साहब यहाँ फिर अच्छी रहेगी, आपने सुना नहीं बीवियों में लौंडियों की क्या गुतें होती हैं? खानम, सुना क्यों नहीं, अभी उस दिन का जिक्र है, सुना था। सुल्तान जहां बेगम ने अपनी लौंडी को कहीं मियाँ से बात करते देख लिया था, सीखों से दाग के मार डाला। हुसैनी, दुनिया में जो चाहे कर ले, क्यामत के दिन ऐसी बीवियों का मुंह काला होगा। खानम, मुंह काला होगा, जहन्नम के कुंदे बढ़ेंगे। हुसैनी, खूब होगा, मोह की यही सजा है। इसके बाद बुआ हुसैनी ने बड़ी मिन्नत से कहा, बीवी ये छोकरी तो मुझे दे दीजिए, मैं पालूंगी, माल आपका है, खिदमत मैं करूंगी। खानम, तुम ही पालो। अब तक बुआ हुसैनी खड़ी हुई थी, इस गुफ्तगू के बाद मेरे पास बैठ गई, मुझसे बातें करने लगी। हुसैनी, बच्ची तो कहाँ से आई है? मैं रो के, बंगले से। हुसैनी खानम से, बंगला कहाँ है? खानम, है, क्या नन्ही हो, फैजाबाद को बंगला भी कहते हैं। हुसैनी मुझसे, तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? मैं जमादार। खानम, तुम भी गजब करती हो, भला वो नाम क्या जाने, अभी बच्चा है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैं अमीरान। खानम, भाई ये नाम तो हमें पसंद नहीं, हम तो उमराव कह के पुकारेंगे। हुसैनी, सुना बच्ची, उमराव के नाम पर तुम बोलना, जब बीवी कहेंगी उमराव तुम कहना जी। उस दिन से उमराव मेरा नाम हो गया।
थोड़े दिनों के बाद जब मैं रंडियों के शुमार में आई तो लोग उमराव जान कहने लगे। खानम साहिबा मरते दम तक उमराव कहा कि बुआ हुसैनी उमराव साहिब कहती थी। उसके बाद बुआ हुसैनी मुझे अपनी कोठरी में ले गई, अच्छा खाना खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई, मुंह हाथ धुलाया, अपने पास सुला रखा। आज रात को मैंने माँ बाप को ख्वाब में देखा, जैसे अब्बा नौकरी पर से आए हैं, मिठाई का दूना हाथ में है, छोटा भाई सामने खेल रहा है, उसको मिठाई की डलियां निकाल के दी, मुझे पूछ रहे हैं जैसे मैं दूसरे दालान में हूँ, अम्मा बावर्ची खाने में है। इतने में अब्बा को जो देखा दौड़ के लपट गई, रो रो के अपना हाल कह रही हूँ। ख्वाब में इतना रोई कि हिचकियां बंद गई। बुआ हुसैनी ने बेदार किया। आंख जो खुली क्या देखती हूँ, ना वो घर है ना दालान, अब्बा है ना अम्मा। बुआ हुसैनी की गोद में पड़ी रो रही हूँ। बुआ हुसैनी आंसू पूंछ रही हैं। चिराग रोशन था, मैंने देखा कि बुआ हुसैनी के आंसू बराबर जारी हैं। वाकई बुआ हुसैनी बड़ी नेक जात औरत थी। उसने मुझ पर वो शफकत की, चंद ही रोज में मैं अपने माँ बाप को भूल गई, और भूलती ना तो क्या करती। अव्वल तो मजबूरी, दूसरे नए ढंग नए रंग, अच्छे से अच्छा खाने वो जिनके जायके से अभी आगाह ना थी, कपड़े वो जो मैंने कभी ख्वाब में भी ना देखे थे, 3 लड़कियां बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, अमीर जान, साथ खेलने को, दिन रात नाच गाना, जलसे तमाशे, मेले, बागों की सैर। वो कौन सा ऐसा ऐश का सामान था जो मुहैया ना था। मिर्जा साहेब, आप कहेंगे मैं बड़े कट्टर दिल की थी कि बहुत जल्द अपने माँ बाप को भूलकर खेल कूद में पड़ गई। अगरचे मेरा सन बहुत कम था, मगर खानम के मकान में आने के साथ ही मेरे दिल को आगाही सी हो गई कि अब मुझे उम्र भर यहीं बसर करना है। जैसे नई दुल्हन अपने ससुराल जाके समझ लेती है कि मैं यहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि मरने और भरने के लिए आई हूँ। ठीक वही मेरा हाल था। रास्ते में मोए डकैतों के हाथ से वो इज़ा उठाई थी कि खानम का मकान मेरे लिए बेहश्त था। माँ बाप के मिलने को भी बिल्कुल नामुमकिन समझ चुकी थी, और जो चीज नामुमकिन समझ ली जाती है उसकी आरजू बाकी नहीं रहती। अगरचे फैजाबाद लखनऊ से सिर्फ 4 कोस है, मगर उस जमाने में मुझे बेइंतहा दूर मालूम होता था। बचपन में और अब में बड़ा फर्क मालूम होता है। यहाँ पर कहानी का दूसरा हिस्सा खत्म हुआ। आइंदा खिदमत में हाजिर होंगे कहानी के बकिया हिस्से के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।